वामाक्षी कहीं ना कहीं ये सच जानती थी, पर उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसके अपने ननिहाल के लोग इस तरह का कुछ करने का सोचेंगे। मयंक की बात सुनकर वो बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। वामाक्षी समझ गई थी कि ये उसके मामा के यहाँ के लोगों के ही कारनामे हो सकते थे। ये सब सोचकर उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी। मयंक वामाक्षी को ही देख रहा था। उसने कुछ देर देखने के बाद वामाक्षी से पूछा, मुझे अपने नाना नानी के पूरे परिवार के बारे में बताओगी? वामाक्षी अपने ख्यालों से वापस लौटी और फिर कहा, मेरे नाना की बहुत जल्दी मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी नानी ने अपने 2 बच्चों, मेरी माँ और मामा को पाला। आजकल उस घर की मालकिन मेरी नानी है और उस घर में अब नानी, मामा, मामी और उनके 2 बच्चे हैं। मयंक बहुत ध्यान से वामाक्षी की बातें सुन रहा था और उसे कुछ देर सुनने के बाद उसने कहा, तुम्हारी नानी, मामा और मामी को सबसे ज्यादा क्या आकर्षित करता है, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें बहुत प्रभावित करती है? ये सवाल कुछ अलग और अजीब था। वामाक्षी ने जैसे ही ये सवाल सुना, वो कुछ पल को आश्चर्य में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि इस सवाल का वो क्या उत्तर दे। मयंक उसकी परेशानी समझकर आगे बोला, कोई भी अपनी बेटी की बेटी के साथ ऐसा किसी छोटे फायदे के लिए तो बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे ही वामाक्षी ने ये सुना, वो पुराने ख्यालों में चली गई। एक तरह से देखा जाए तो अगर वामाक्षी के ननिहाल ने ये सब किया था तो उनका ये षड्यंत्र सफल ही रहा था। वो वामाक्षी वापस आ गई, बहुत आसानी से ये काम पूरा हो चुका। वामाक्षी की अपनी अलग ही एक कहानी चल रही थी। उसे अपने मामा का लड़का याद आया और फिर याद आ रहा था कि इस साल बसंत के महीने में एक मेला लगा था जो हर 3 साल में एक बार लगता था। और इस साल का बसंत का ये मेला वामाक्षी के ननिहाल में बहुत बड़ा परिवर्तन और खुशियां लाने वाला था। 10 साल की मेहनत के बाद वामाक्षी के ननिहाल में पहली बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। मयंक को सिर्फ ये जानना था कि ऐसा क्या है जो वामाक्षी के ननिहाल को सबसे ज्यादा आकर्षित करता था। वामाक्षी कहीं न कहीं इस सवाल के जवाब दी। वामाक्षी के मामा के लड़के बहुत ही चालाक बनने की कोशिश में रहते, इसलिए कभी भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। हाँ, छोटा भाई काफी मशहूर था, पर उसका मशहूर होना भी धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि बीच में उसकी माँ की मौत हो गई और उसे अपने काम से अलग होकर घर पर ध्यान देना पड़ गया। फिर भी वामाक्षी किसी भी बात को लेकर निश्चित नहीं थी कि वाकई उसके नानी के यहाँ के लोगों को क्या चाहिए था। मैंने वामाक्षी को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता या फिर तुम सोच ही नहीं पा रही हो? मयंक की बातें सुनकर वामाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका चेहरा और हाथ दोनों ही धीरे धीरे पीले पड़ते जा रहे थे। उसे एक अजीब तरह का डर लग रहा था। वामाक्षी का यह हाथ देखकर मयंक ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पता नहीं है कि उन लोगों को वाकई में क्या चाहिए, मैं खुद पता कर लूंगा। वामाक्षी कुछ देर बाद अपने होशो हवास में आई और फिर एक लंबी सांस लेकर मयंक से बोली, अगर तुम यही जानना चाहते हो कि नानी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब है और शायद वो जवाब मैं जानती हूँ। वामाक्षी की बात सुनकर मयंक कुछ उतावला सा हो गया। उसने तुरंत पूछा, और क्या है वो? वामाक्षी अपने आप में ही घूमती उसने धीरे से कहा, नानी को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो है प्रसिद्धि। मयंक के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, पर फिर भी इतने बड़े घर के लिए प्रसिद्धि के लिए इस तरह पागल होना बिल्कुल ही नई बात थी। उसने आश्चर्य के साथ कहा, सच में उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि चाहिए? वामाक्षी अब सब कुछ बता देना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ छुपाए वो मयंक से कहे जा रही, मेरे नाना और दादा दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और उनके ज्ञान की वजह से ही हर जगह लोग उन दोनों को जानते थे। दोनों का स्वागत भी बिल्कुल एक जैसा ही था। इस वजह से मेरे माँ पिता की शादी भी हुई थी। मेरे नाना और दादा दोनों ही बहुत गरीब परिवार से आए थे, पर फिर बहुत जल्दी नाना की तबीयत खराब हुई और उससे उनकी मौत हुई और मेरे दादा की मेहनत धीरे धीरे रंग लाई और वो व्यापार मंत्री बन गए। मेरी नानी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जो कुछ भी दादा के हिस्से आया था, वो चाहती थी कि वो सब उन्हें भी मिले और इसलिए वो मेरे मामा को भी वैसे ही पढ़ाई कराकर मंत्री बनाना चाहती थी। मयंक इस कहानी में पूरी तरह से मग्न हो चुका था। उसने बहुत ही उत्सुकता के साथ पूछा, और तुम्हारे मामा का क्या हुआ फिर? मयंक का सवाल सुनकर वामाक्षी ने अजीब सी मुस्कुराहट दी और कहा, मेरे मामा कोई भी परीक्षा पूरी नहीं कर पाए, इसलिए मेरी नानी की सारी उम्मीद मामा के लड़के पर थी, पर वो भी एक तरह से बेवकूफ और चाटुकार ही निकला। इसलिए मेरी नानी अब बुरी तरह से फंस चुकी है, उनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। मयंक बहुत ही ध्यान से वामाक्षी की बात सुन रहा था। वो सोच रहा था कि जब 2 लोग एक जैसी पढ़ाई करें और एक जैसे ही अच्छे हो पढ़ने में, तो कोई भी यही चाहेगा कि उसे एक जैसी ही प्रसिद्धि और पैसा मिले। पर वामाक्षी की नानी का व्यवहार कुछ अजीब था। उन पति नहीं कर पाए, वो उसे अपने बेटे से पूरा कराना चाहती थी, और जब बेटा भी नहीं कर पाया तो वो जिम्मेदारी उन्होंने अपने पोते पर डाल दी। नानी का ये व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था और
ये धीरे धीरे करके वो खुद अपनी ही जाल में एक तरह से फंस जा रही थी। सोचे मैंने वामाक्षी से कहा, ये सब तो देखेंगे और सच तो मैं पता कर लूं, पर सबसे पहले तो आपके मिलो और समझदारी सोचो, ये लगा कि तुम्हारे वापस लौटने से उसे कैसा महसूस हुआ। वामाक्षी मयंक की बात सुनकर फिर सोचा और फिर जवाब दिया, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने भाई के बारे में जानने की कोशिश करूं, तो आपको मेरे लिए भी एक काम करना होगा। मयंक ने तुरंत ही कहा, हाँ बताओ क्या करना है। वामाक्षी की सफेद बिल्ली उस खुली हुई खिड़की के पास अपनी पूंछ हिला रही थी। उस बिल्ली ने बहुत सारी सूखी मछलियां खाई हुई थी, इसलिए उसे देखकर कोई भी बता देता कि वो कितना आलस से भरी हुई है। जब मयंक और वामाक्षी की बात खत्म हो गई तो सारा ध्यान उसकी पर चला गया। मयंक ने जब बिल्ली देखा तो उसने हंसते हुए कहा, बहुत कम दिनों में ये बिल्ली पहले से भी ज्यादा मोटी नहीं हो गई है। बिल्ली ने यह सुना और अपनी पूंछ घुमाते हुए इधर उधर घूमने लगी। जैसे ही मयंक जाने लगा उसने कहा, इतनी रात को आकर मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। जब वामाक्षी ने देखा कि मयंक अब जा रहा है तो उसने अपनी बात कही, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को ये तय करना चाहिए कि हम आगे से कहाँ मिलेंगे। मयंक ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमें अब कहाँ मिलना है। मयंक भी सोच रहा था कि रोज रोज इस तरह गुप्त महल की दीवार चढ़कर आना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसने कुछ सोचा, फिर वामाक्षी से कहा, मैंने देखा कि तुम्हारे महल के बाहर एक बरगद का घना पेड़ है और वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। जब भी मुझे तुमसे कोई बात करनी होगी, मैं अपने किसी सेवक को कहकर उसमें एक हरे रंग का मोटा धागा बांध दिया करूंगा और तुम रोज सुबह किसी सेविका को उसे देखने के लिए भेज दिया करना और उसके बाद मैं तुमसे बगल वाले उस छोटे महल में मिलने आऊंगा जहां पर बहुत ही कम लोगों का आना जाना रहता है। और अगर तुम्हें भी कोई जरूरी बात करनी हुई तो तुम भी हरे रंग वाला मोटा धागा बांध देना, मैं किसी सेवक को रोज भेज दिया करूंगा। ये सही रहेगा क्या आपके लिए? पहले तो वामाक्षी को ये वाला उपाय सही लग रहा था, पर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, तुम्हारी इस योजना में बहुत सारे छुपे हुए खतरे हैं। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया या फिर किसी ने रोज ही लगे हुए हरे धागे देख लिए तो, और उसके बाद फिर किसी ने तुम्हारी जगह हरा धागा बांध दिया और मैं मिलने चली गई, फिर क्या होगा? मयंक ने तुरंत ही वामाक्षी से कहा, इतनी जल्दी किसी को ये समझ नहीं आएगा, कुछ दिनों बाद ही कोई ये समझ पाएगा। मयंक सोच रहा था कि पहले प्रियांक किसी तरह मिल जाए, उसके बाद कोई और योजना बना लेंगे। कम से कम तब तक तो इस तरह मिल ही सकते हैं। अब क्योंकि वामाक्षी को इस योजना में एक तरह का डर था, तो मयंक इसके लिए कोई दूसरा उपाय जरूर ढूंढेगा। उसने कुछ सोचते हुए वामाक्षी को बताया, हम उस हरे धागे में एक खास निशानी बांधेंगे जो सिर्फ हम दोनों को ही मालूम होगा। जब वो निशान हम देख लेंगे उसके बाद ही हम एक दूसरे से मिलेंगे। ये सब सुनने के बाद भी वामाक्षी के सवाल खत्म नहीं हुए थे। उसने फिर से पूछा, अगर हम दोनों में से किसी को तुरंत ही मिलना पड़ा तो? अगर कोई भी समस्या आ गई और धागा बांधने और सुबह होने से पहले ही बात करनी हुई तो फिर? मयंक के पास तो जैसे हर सवाल का जवाब था। उसने तुरंत जवाब दिया, अगर मुझे तुमसे तुरंत मिलना हुआ तो मैं तुम्हारे महल की दीवार पर कूद कर आऊंगा, और अगर तुम्हें मुझसे तुरंत मिलना हुआ तो तुम किसी को भी मेरे पास भेज देना, मैं तुम्हारे महल में आ जाऊंगा। मयंक ने अपना पता भी बता दिया और वामाक्षी ने उस पते को एक जगह पर लिख लिया। मयंक ने कहा, और कोई सवाल है जो पूछना बाकी रह गया हो? वामाक्षी ने सर नीचे करके मुस्कुराया और कहा, एक और सवाल है। अब क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और उसमें बहुत सारी पत्तियां आ रही हैं, अगर किसी दिन वो हरा धागा नहीं दिखा तो फिर? और अगर बसंत के मौसम में कुछ गड़बड़ हो गई तो? वामाक्षी का सवाल सुनकर मयंक कुछ देर के लिए खो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि इस लड़की के दिमाग में अजीब अजीब सवाल आते कहाँ से? पता नहीं किस तरह से वामाक्षी सोचती है। ये बात मयंक की समझ से तो बाहर थी। मयंक यही सब सोच रहा था, पर वामाक्षी अभी भी मयंक की ओर देखकर अपने सवालों के जवाब पाने का इंतजार कर रही थी। वामाक्षी की आंखों में बस अपने जवाब का इंतजार था। मयंक ने जब वामाक्षी की आंखें देखी तो उससे रहा ही नहीं गया। उसने तुरंत ही जवाब दिया, अभी पूरे 6 महीने लगेंगे पतझड़ आने में और उसके पत्ते गिरने में, और हो सकता है कि तब तक ये सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हों और फिर हमें मिलने की कोई जरूरत ही ना हो। सब ठीक होने के बाद हम नहीं ही मिलेंगे। मयंक का आखिरी वाक्य सुनने के बाद वामाक्षी का चेहरा कुछ उतर सा गया। उसने कहा, फिर हम नहीं मिलेंगे? ये कहकर वामाक्षी ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वामाक्षी के चेहरे पर दुख आसानी से देखा जा सकता था, पर मयंक को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कह दिया था जिससे वामाक्षी इतना ज्यादा दुखी हो गई थी।
मयंक को अपने काम के अलावा वैसे भी कुछ समझ नहीं आता था। उसने कुछ देर इधर उधर देखा और फिर वामाक्षी से कहा, अगर अब कोई और बात और सवाल ना बची हो तो शायद मुझे जाना चाहिए। वामाक्षी का मन तो था कि मयंक को वो कहीं जाने ना दे, पर इस वक्त वो मयंक को रोक नहीं सकती थी। उसने मयंक को अलविदा कहा और फिर जाने को। जैसे ही मयंक खिड़की के पास गया तो वामाक्षी भी उसके पीछे आने लगी। ये देखकर मयंक ने कहा, तुम्हें मेरे साथ या मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। वामाक्षी ने देखा कि बाहर कुछ पहरेदार खड़े थे, पर रात के अंधेरे में वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि मयंक ने काले कपड़े पहन रखे थे। वामाक्षी ने धीरे से खिड़की के पास जाकर मयंक से कहा, मयंक जी आराम से जाइएगा। वामाक्षी का दिल थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं अगर किसी ने भी मयंक को इस तरह खिड़की से उतरते हुए देख लिया तो बहुत ही ज्यादा कुछ बुरा हो जाएगा। मयंक बहुत ही आहिस्ते से पहरेदारों को देखते हुए धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। दोनों की सांसें बहुत तेज थी और नजरें सिर्फ और सिर्फ उन पहरेदारों पर। क्या मयंक पहरेदारों की नजर से बच पाएगा? क्या वामाक्षी और मयंक का हरे धागे वाला उपाय काम करेगा? क्या वामाक्षी के मन में मयंक के लिए कुछ है? क्या ये दोनों मिलकर प्रियांक को ढूंढ पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द कैट गर्ल, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।